गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके लिए ऑल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 3 लेकर आ गए हैं। जानते हो ये टॉपिक मैं यूट्यूब पर क्यों पढ़ा रहा हूँ। इस समय अपने एप्लीकेशन पर वीडियो सेव होने में बहुत टाइम लग रहा है। परसों वाला आज तक नहीं सेव हुआ है, इसलिए मैं रात रात मेहनत करके दिन भर काम करके आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। अब सोचो, पहले ये वीडियो में ना जो भी लिखने जा रहा हूँ, साला मैं फिर आज वही गलती किया था। बड़ी दिक्कत होती है यार। एक दिन बताए थे ना कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके पॉज कर दिए, फिर दोबारा शुरू किए, साला बदल गया सब। आ जाओ वही हुआ। जहाँ से वो वीडियो पिछला वॉल्यूम 2 मैंने पार्ट 2 तुम्हें दिया था ना, वहाँ के आगे मैं जितना आज पढ़ाऊँगा, ये वीडियो जितना बनाने जा रहा हूँ इतना पूरा मैंने बनाया था। फिर आज पूरी मेरी मेहनत, बुखार आ गया था भाई दोपहर में मुझे, सही बता रहा हूँ। वो जब मैंने लगा पूरा 1 घंटे करीब मैंने 1 घंटे का वीडियो बनाया था। 1 घंटे मैंने मेहनत की, बीच में पॉज करके फिर उसको रिस्टार्ट करना भूल गया। 1 घंटे मेहनत की, जाके देखा फ़ोन बंद पड़ा है। साला मुझे बुखार आ गया देख करके। चलो कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, हर चीज़ हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ये ज़िंदगी आपको सिखाती है। आज ये है तो आज इसके साथ ही सही, बट हम चैलेंज फेस करने को तैयार हैं। तुम जुल्म करो, हम जुल्म सहेंगे नहीं, हम उसका तोड़ निकालेंगे। चलिए शामिल हैं आज हम आपके लिए, और आपके लिए एक हाजिर है टॉपिक को लेकर के, ऑल्टरनेटिव करंट का बेहतरीन। अपने बच्चों को मैंने पिछली वीडियो में केवल एक ही कंसेप्ट बता पाया, फेज एंड फेज डिफरेंस। आज आपको जो फेज और फेज डिफरेंस में कल की लेक्चर में पढ़ाया था, वो सैटरडे की आज की नेक्स्ट लेक्चर जो आपकी हो रही है, वो लेक्चर सही मायने में आज फलीभूत होने वाली है। समझ आने वाला है कि मैंने कल जो पढ़ा था वो आज क्या यूटिलाइजेशन है। तो चलिए इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स शुरू करते हैं। एसी सर्किट्स, शॉर्ट में इसको बोलते हैं एसी सर्किट। सर्किट है यार, एसी सर्किट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अब सुनो, कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ काम की चीजें कर लेते हैं, और 1 घंटे के आसपास का ये वीडियो, थोड़ा कोशिश करूंगा थोड़ा छोटा भी हो जाए तो हो जाए, वरना 1 घंटे के आसपास का वीडियो आपको कंप्लीट वॉच करना है। आज के सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की जान बसती है इस सेगमेंट में, आज के इस वीडियो में, इसलिए आज का वीडियो कतई मिस ना करें। अच्छा लगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत अच्छा लग जाए तो बाद में लाइक कमेंट शेयर, यूट्यूब पर आता है तो बोलना पड़ता है ना, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कर लेना। मन करे ना, मन करे तो डिसलाइक कर देना यार, जाने दो। मन करे तो लाइक कर देना, मन करे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कुछ कर देना। और कमेंट अच्छा भी कर सकते हो, खराब भी कर सकते हो। तुमको हमारा समझ में ना आए तो कह देना भाई तुम कहाँ पढ़ा रहे, समझ नहीं आ रहा, ऐसे लिख देना, जाने दो। लिख देना, कुछ और लिखना, भाड़ में जाए। चलो एसी सर्किट्स सुनो, पहले मैं कुछ बातचीत करता हूँ। आपने हमारे साथ जब 5वां चैप्टर पढ़ा तो आपकी भेंट साहब इनसे हुई, याद है। जब आप हमारे साथ 4था चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपकी मुलाकात इनसे हुई थी। आप इनका नाम जानते हो? आप बोलेंगे गुरुजी कैपेसिटर हैं ये। और आपने अभी हमारे साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन खत्म किया तो आपकी भेंट मैंने इनसे कराई। हम आपसे कहेंगे ये कौन है, तो आप बोलेंगे गुरुजी इनका नाम इंडक्टर है, इनका नाम रजिस्टर है, इनका नाम कैपेसिटर है, इनका नाम इंडक्टर है। आपको तो याद होगा ये सारे लोग क्या क्या करने के लिए आए हैं। इन भाई साहब को अगर हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी की जितनी एनर्जी है ये हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके डेसिपेट कर देंगे। हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके डेसिपेट कर देंगे, यानी बिगाड़ देंगे, बर्बाद कर देंगे। हम आपसे कहेंगे ए भैया, ये जो दूसरे महोदय हैं, कैपेसिटर महोदय, इनमें अगर एक बैटरी लगा दें, पावर दे दें, ये क्या करेंगे? बोले गुरुजी ये बहुत सीधा साधा आदमी है। हमको बेटा काहे पता चला सीधा है?
बोले जौन पाता है सब रख लेता है, यानी एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। फिर हम आपका परिचय अभी 10 दिन पहले ही इंडक्टर से करवाए। एल ये कुछ नहीं होता है, सिंपल कॉइल होती है, इंडक्टर से करवाए। और हमने प्रश्न किया कि बेटा अगर इसको भी एक पावर सोर्स से लगा दिया जाए तो ये क्या करता है? बोले गुरुजी इनकी तरह इनका बिहेवियर है, लेकिन थोड़ा सा बदला होता है। एनर्जी को स्टोर ये भी करता है, लेकिन एनर्जी का स्टोरेज फॉर्मेशन जो होता है बदला होता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके अपने अंदर स्टोर करता है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में रख करके अपने अंदर स्टोर करता है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके डिसिपेट अर्थात बर्बाद कर देता है। ये तीनों का नेचर है। अब सुनो, इनके बारे में तो आपने सर्किट में समा बांध दिया दोस्त, 2-2, 250-250 सवाल लगाए, आपको याद होगा, मैंने समा नहीं छोड़ा। कम से कम 200-250 सवाल कैपेसिटर के ऊपर लगवाए थे और कम से कम 250-300 क्वेश्चन मैंने इस रेजिस्टेंस यानी सर्किट को लेकर के करवाए हैं। मैं दिल से कहता हूं आपको याद होगा। इंडक्टर को लेकर के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन टाइप का कुछ आया नहीं, जो आया उसमें बस E बराबर -LdI/dt करके खत्म कर दिया। लेकिन आपको बताऊं इस चैप्टर जो अल्टरनेटिंग करंट है उनमें ये सब अलग अलग नहीं आएंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे। जैसे आपने जब मेरे साथ चैप्टर 5 पढ़ा था, 6 पढ़ा था, तो उसमें रेजिस्टेंस के साथ सिर्फ रेजिस्टेंस का ही कॉम्बिनेशन होता था। जब आपने कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ा था उसमें कैपेसिटर्स के ही सीरीज पैरेलल थे। इंडक्टर का तो मान लो कोई सीरीज सर्किट आया नहीं। लेकिन अब जो ये चैप्टर है इसमें आपको इसके साथ इसका बिहेवियर देखना होगा, इसके साथ इसका देखना होगा, इसका कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, इसका कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, तीनों का आपस में देखना पड़ेगा, तीनों का अलग अलग बिहेवियर देखना पड़ेगा। तो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों के लिए, वो समझ नहीं पाते हैं मैं क्या करूं। लेकिन मेरे पास बहुत एनर्जी है, बहुत इफिशिएंसी है, भले मुझे कितनी मेहनत क्यों ना करनी पड़ जाए, लेकिन मैं आपके लिए इस तरह का कोई भी प्रोग्राम कभी अधूरा या बेमन हो करके नहीं पढ़ाऊंगा। जब पढ़ाऊंगा तो 100% देने की कोशिश करूंगा, भले थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए। देखो अब हम भी मजबूर हैं, हमें भी अपनी परेशानियां पता हैं, हमें भी अपनी सीमाएं पता हैं कि अगर हम आपको कुछ इस तरीके से ले आके दे रहे हैं तो हमारी भी सीमाएं प्रतिबंधित हैं वहाँ, कि हर कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पर ओपन प्लेटफॉर्म पर दे नहीं सकता। एप्लीकेशन पर हमेशा आने की बात करता हूँ, और एप्लीकेशन पर क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस गिरते हैं, और अगर आप वो एक्सपेंसेस दे नहीं सकते हैं तो एक बात आपको बताऊं कि अगर वो एक्सपेंसेस आप दे नहीं सकते हैं तो दोस्त आपकी क्लास में कंटिन्यू कर भी नहीं पाऊंगा। आपको मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा या हमारा सिस्टम आपको डिस्कनेक्ट कर देगा, कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो दोस्त ईमानदारी से प्रॉपर फीस पे करते रहिए, पढ़ते रहिए। हम तो हैं ना, कोई कमी रह जाती हो तो बता दीजिए। तो चलिए एसी सर्किट्स में आज एक एक करके सबके एनालिसिस करते हैं। आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक लिया है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। ध्यान रखें, अगर इस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हैं, रियल में समझना चाहते हैं, तो इन तीनों की अलग अलग एनालिसिस जो मैं करवा रहा हूं, प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, इनको बहुत ध्यान से समझना, एकदम एक्यूरेसी तक जाना। समझ में ना आए तो दोबारा कमेंट करके बोल देना कि गुरुजी जो पढ़ाए थे कब नहीं आया। मैं फिर प्रयास करूंगा आपके लिए, ईमानदारी से प्रयास करूंगा, पूरे दिल से प्रयास करूंगा। या दोबारा वीडियो देख लेना, मिसिंग नहीं। अब हमारे पास एसी सर्किट्स का मामला है, इसमें डीसी की कोई बातचीत आएगी ही नहीं। तो आज मेरे पास एक प्योर रेजिस्टेंस है, शुद्ध प्रतिरोध, और उस शुद्ध प्रतिरोध में मैंने एक वोल्टेज लगाया। ध्यान रखिएगा, यहाँ बैटरी कदापि नहीं आएगी। जो भी आप वोल्टेज लगाने वाले हो इस चैप्टर में, वोल्टेज जो भी लगाओगे वो बैटरी से लेके लगाओगे। इस पूरे चैप्टर में कहीं बैटरी लगी मिलेगी ही नहीं। तो जो वोल्टेज लगाने वाले हो आप, वो V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। हाँ, वोल्टेज हमेशा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो अब हम बिहेवियर देखते हैं कि जो इसमें करंट फ्लो होगी वो इस वोल्टेज के साथ कैसा बिहेवियर रखेगी।
वोल्टेज के साथ साथ चलेगी, वोल्टेज के आगे चलेगी, वोल्टेज के पीछे पीछे चलेगी, आगे पीछे साथ साथ। तो समझाया था ना पिछली क्लास में। अगर आपको क्लियर कंसेप्ट ना हुई हो तो वाला वीडियो रिवॉच कर लेना, बहुत काम की वीडियो है मेरी लेक्चर नंबर 2 की। दोस्त जिसको ये चैप्टर समझना, जानना, पढ़ना, सीखना है वो मेरी लेक्चर 2 की एक वीडियो में जिसमें फेज और फेज डिफरेंस ही बता पाया। ये दुर्भाग्य था मेरा कि इतनी मेहनत मेरी जाया चली गई, लेकिन मैं कभी घबराता नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं जिंदा हूँ तो ऐसी तमाम मेहनत मैं कर सकता हूँ। मेरे में श्वास है और आस है और सांस है, तो ऐसे हजारों वीडियो भी आएंगे, करोड़ों वीडियो आएंगे, इसकी चिंता बिल्कुल मत करना। आइए, तो आप तो कहते हो भाई साहब V बराबर, जब भैया प्रतिरोध लगा होता है तो प्रतिरोध का माई बाप सर्वा ओम है, ओम, तो V बराबर IR लिखूंगा मैं। का बिल्कुल लिखेंगे बेटा। तो जो वोल्टेजवा लगाए हो आज 10, 12, 14, 16 वोल्ट की बैटरी नहीं लगाए हो, आज आपका अप्लाइड वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। आप इस V0 से तो परिचित होंगे अच्छे से। V0 इज द मैक्सिमम वोल्टेज, I मेरी करंट है, R मेरा प्रतिरोध है। मैं इस प्रतिरोध को उठाऊं, इस V के नीचे बैठाऊं, साइन ओमेगा टी। तो आप और हम कह सकते हैं कि जब V बराबर IR होता है तो इस R को मैं नीचे उतार दूं तो V बाई R को I कह सकते हैं। तो अगर ये V0 है तो फिर इसे I0 होना चाहिए। अरे भैया वोल्टेजवा मैक्सिमम है तो करंटिया तो मैक्सिमम होगी। हाँ, आइए V बाई R कर दीजिएगा तो ये I0 में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ साइन ओमेगा टी रहेगा और ये आई। तो हमने देख लिया, ये गणित और विज्ञान का करिश्मा ही है जो सब कुछ बताती और सब कुछ साबित करती है। अगर किसी प्योर इंडक्टर में हमने वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लगाया है तो ये चिल्ला चिल्ला के रिलेशन बता रहा है कि जो मेरी करंट है ना, इस वोल्टेज की जो ये करंट है ना, जो इसकी पत्नी है, वो इसके साथ साथ चलेगी। प्योर रेजिस्टेंस के केस में इस वोल्टेज की जो पत्नी है करंट, क्योंकि दोनों साथ साथ होते हैं, वोल्टेज बिना करंट नहीं, करंट बिना वोल्टेज नहीं, तो इस वोल्टेज की जो ये मेहरारू है इसके साथ साथ चलेगी। केवल किसके केस में? जब हम प्योर रेजिस्टेंस लगाएंगे तो वोल्टेज करंट साथ साथ आएंगे। ठीक, आगे प्योर रेजिस्टेंस का एनालिसिस हो गया। प्योर रेजिस्टेंस जब हमने देखा है, लगाया, तो वोल्टेज और करंट साथ साथ हुए। तो इनका अगर मैं आपसे कहूं कि वेवफॉर्म कैसा होगा वोल्टेज और करंट का, तो आपको मैंने लेक्चर नंबर 2 में बहुत बढ़िया से वेवफॉर्म बनाना सिखाया है। हमने कहा स्टैंडर्ड वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, तो साइन का फंक्शन, साइन का ग्राफ हमेशा ऐसे ही चलता है। लेकिन हमने देखा करंट को निकाल के तो करंट का जो इक्वेशन आया वो साइन की वोल्टेज की इक्वेशन के जैसा ही आ गया। तो आज से याद कर लीजिए, प्योर इंडक्टर के केस में, प्योर रजिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट हमेशा साथ साथ हो। तो अगर मैं कहूं कि वोल्टेज की क्या इक्वेशन है तो हमारे बच्चे लिखेंगे V0 साइन ओमेगा टी। गुरुजी, हम बच्चों से कहेंगे बाबू करंट की क्या इक्वेशन है, तो बोले गुरुजी इट्स वेरी सिंपल I0 साइन ओमेगा टी। हम कहेंगे वोल्टेज करंट के बीच में कितने का फेज एंगल है, फेज डिफरेंस कितने का है, तो फेज को फाई कहते हैं, वो फाई 0 होगा। हम कहेंगे बेटा इसका एक वेक्टर डायग्राम भी बना दो, फेजर डायग्राम के नाम से हमारी फिजिक्स में जाना जाता है। तो आज के बाद फेजर डायग्राम की टेक्नोलॉजी समझ लीजिए। वेक्टर जब भी एक ऐसे खींच देना, करंट को हमेशा एक्स एक्सिस में रखना। वोल्टेज अगर कभी आपको लग जाए कि इसका साथ दे रहा है, यानी वोल्टेज और करंट साथ साथ है, सेम डायरेक्शन में है, तो वोल्टेज लाइन इसके पैरेलल खींच देना। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट का ये सर्किट डायग्राम है। ये सर्किट डायग्राम की वोल्टेज करंट एनालिसिस है। तो वोल्टेज से मैंने करंट को पाया, तो करंट वोल्टेज दोनों साथ साथ पाया, और ये उस सर्किट का वेव फॉर्म है और ये उस सर्किट का फेजर डायग्राम है। तो जब आपसे प्योरली रजिस्टिव सर्किट के एनालिसिस करने को कहे तो ये डायग्राम बनाना, ये इक्वेशन लिखना, यहाँ तक आना, उसका वेव फॉर्म बनाना, उसका फेजर डायग्राम बनाना, लिख करके चले जाना, आपको 2 नंबर मिलेंगे। और यही अपनी कॉपी में एज इट इज लिख लेना, इसमें कोई कथा लिखने की जरूरत नहीं है। सुन पा रहे हो आप हमें? इसमें किसी प्रकार की कथा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्योरली रजिस्टिव सर्किट का।
ठीक, आगे चलता हूं, आपको एनालिसिस कराता हूं प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की। सबका बिहेवियर, सबकी टर्मिनोलॉजी पर बहुत ध्यान दीजिएगा। ये लेक्चर इस चैप्टर की तकदीर लिख देगी। अगर लेक्चर नंबर 2 आपको चैप्टर की समझ पैदा करती है तो लेक्चर नंबर 3 इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की गाथा लिख देगी, जो कि 250 न्यूमेरिकल से गुजरिएगा। एसी सर्किट्स, एसी सर्किट का टॉपिक नंबर 2 चल रहा है। प्योरली रेजिस्टिव का बिहेवियर देख लिया, अब प्योरली इंडक्टिव सर्किट। आपको अंग्रेजी से कोई परेशानी हो तो बता देना। प्योरली इंडक्टिव सर्किट, शुद्ध प्रेरकत्व लगाया है। अब आप जैसे अभी प्योर इंडक्टर रेजिस्टेंस का बिहेवियर आपको मैंने दिखाया, अब आपको आपके सर्किट में एक प्योर इंडक्टर लगा के आपको बिहेवियर दिखाता हूं। ध्यान रखें, इसमें आपको बैटरी वाली करंट अलाउ नहीं है, क्योंकि आप चैप्टर एसी पढ़ रहे हो तो इस इंडक्टर के इनपुट पर एसी लगाओगे, और वो एसी जो लगाओगे, वो जो लगाने वाला एसी वोल्टेज है वो हमेशा V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। अब इस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में मैं देखूंगा जो इसके अंदर करंट एंट्री कर रही है वो वोल्टेज के साथ साथ चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीछे पीछे चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे आगे भाग रही है, बट आपको एनालिसिस करनी होगी। मैं दिखाऊं, आइए। इसमें जो करंट दौड़ रही है इसकी रगों में इंडक्टर की, हाँ ध्यान दीजिएगा, प्योर इंडक्टर सिर्फ हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल में नहीं है। समझाऊं भैया, ये इंडक्टर हमने बताया था, एक ठो तार ले जाइए और तार को खूब कैंचा मार दीजिए, ऐसे बोला। तो भैया दुनिया में अब तक कौनो तार बनाए नहीं, आप ऐसा तार बनबे नहीं किया जिसका रेजिस्टेंस 0। ऐसा दुनिया में तार नहीं बना जिसका रेजिस्टेंस 0 है, तो इंडक्टर जो है वो रेजिस्टेंस से फ्री तो हो ही नहीं सकता है। यानी जो भी इंडक्टर प्रैक्टिकली हमारे पास उपलब्ध है उसमें रेजिस्टेंस बाय डिफॉल्ट है, लेकिन क्योंकि हमने एनालिसिस करने में रखा है प्योरली इंडक्टिव, तो इसलिए भी इस रेजिस्टेंस को इग्नोर कर देंगे। ठीक, वोल्टेज लगा दिया है इस कुंडली में V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। अब देखना चाहता हूं जो इसमें करंट पैदा होगी उसका क्या बिहेवियर होगा। तो चलिए आइए, अब आपको मैं ले चलता हूं फिर से कल के पुराने चैप्टर में जिसका नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दिया था। और आपने किसी इंडक्टर के क्रॉस जब कोई वोल्टेज लगाया था तो मैंने सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट में ये फार्मूला अपने बच्चों को अच्छे से बताया था। जो बच्चे हमारे ध्यान लगा के पढ़ते हैं उन्हें ये फार्मूला बहुत अच्छे से याद आता होगा। सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट में E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी लगाया था। इवन उस चैप्टर में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल भी मैंने इससे लगाए थे। और आपको तो पता है ये मॉडुलस में होगा, क्यों वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव में मिलती है। मॉडुलस मतलब इसकी कोई वैल्यू होगी। चलो आओ सुनो, ए होता ई है जो आप वोल्टेज लगाए हो, आप इसको चाहो तो E बराबर E0 साइन ओमेगा टी भी लिख सकते थे, यही तो होता। तो जो आपने इसके इनपुट पर वोल्टेज लगाया है E, उसका नाम V0 साइन ओमेगा टी है। आपको तो पता है ये मॉडुलस जो होता है वो नेगेटिव साइन को खा जाता है, TI बाई dt। बहुत ऊर्जा बहुत मेहनत लगती है इस चैप्टर को कराने में दोस्त। V0 बाई एल साइन ओमेगा टी dt di। मैंने कोई गलत बात तो नहीं कर दी, इस L को नीचे उतार दिया, dt को ऊपर भेज दिया, di को अकेला कर दिया। आप कहेंगे गुरुजी हम करें, हम कर दें? गणित वाले बच्चे हमारे, उनका मन उछल कूद करने लगेगा, कहेंगे गुरुजी di है, ये dt है, हम इंटीग्रेशन करेंगे। हम कहेंगे करो ना, तुम्हारे तो हाथ में वो ताकत दे दी है मैंने कि तुम गणित के साथ साथ पूरी फिजिक्स को भी एक नया आयाम दे सकते हो। लेकिन हो गया, मुर्दा हो तो क्या करोगे। तो कुछ बच्चों को तो बड़ी उलझ रहती है कि लाओ मैं कर दूं। मैं भी कहता हूं कि आप करो।
अब डी आई है डी टी है, कोई दवाई नहीं बनी है सिवाय इंटीग्रेशन के। तो बेटवा डी आई का इंटीग्रेशन कर देबे तो आई हुई जाए में आनी। अब टी के रिस्पेक्ट में फलनवा ढिकनवा कांस्टेंट है तो इनके बाहर बैठाए दे। साइन ओमेगा टी के जब इंटीग्रेशन करब तो बेटवा कास ओमेगा टी अपान ओमेगा हो जाए, लेकिन माइनस में। अरे तू लोग इंटीग्रेशन का मास्टर, हमारे बायो वाले बच्चे हैरान ना हो बेटवा। देखा भैया ये वाला चैप्टर बिना गणित आए ना आए, हम का करें, तू याद कर ले। अरे सरवा तू लोग बहुत बड़ा बहादुर है, ये गणित वाले से हमारे बायो वाले लेकर ज़्यादा अच्छे हैं, वो कुछ भी याद कर सकते हैं, उनके पास अलौकिक क्षमता है कुछ भी याद करने की। तो मैं अपने बायो के बच्चों से कहता हूँ कि साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस कास ओमेगा टी अपान ओमेगा होता है, तो मेरी लाज रखने के लिए याद तो कर सकते हैं ना। कमेंट करके बताना कि याद कर लिया है, जरूर बताना कमेंट करके, भूलना नहीं कमेंट करना कि गुरुजी हमने याद कर लिया, मैं किसी से कम नहीं हूँ। इंटीग्रेशन की ऐसी की तैसी, कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। और तो मैं अपने बायो वाले बच्चों को सबको डॉक्टर बनाऊंगा, एवरीवन को, क्योंकि डॉक्टरों की बड़ी भयानक कमी है और देश में जितने डॉक्टर हैं सब सारे लूट रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारे बच्चों में से कोई एक ऐसा डॉक्टर भी निकले जो इस देश को, इस समाज को एक दिशा दे, लुटाई ना करे। हमारे कुछ ऐसे बच्चे भी ऐसे निकले आगे जो मेरे नक्शे कदम पर मेरे पीछे पीछे चलें, अच्छा शिक्षण कार्य करें। कुछ बच्चे इंजीनियर बन जाएं, कुछ बच्चे सेना में चले जाएं, अच्छा सिंसियरिटी अच्छा माहौल लेके जाएंगे तो जिंदगी आगे बढ़ाएंगे ना। चलो आओ, V0 मेरे पास है माइनस का, ये ओमेगा और यल एक बिरादरी के हो गए तो ओमेगा यल नीचे। जो ये कास ओमेगा टी है, अगर मैं अपने बच्चों से कहता हूँ मेरा मन साइन 90 माइनस थीटा लिखने का कर रहा है, तो आप मान लीजिएगा साइन 90 माइनस थीटा भी बाबू कास थीटा होता है। थोड़ी गणित और करता हूं, I इज इक्वल टू माइनस V0 बाई ओमेगा एल। साइन में अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, लेकिन साइन में जो माइनस बाहर आएगा सभी बच्चों को पता होगा, चाहे मैथ के बच्चे हों चाहे बायो के बच्चे हों, साइन में अगर कहीं माइनस थीटा है तो ट्रिग्नोमेट्री से माइनस साइन थीटा हो जाता है। इसमें मैं माइनस साइन कॉमन ले तो ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा, जो एक माइनस साइन को खा जाएगा, और इसे बहुत खूबसूरती से हम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। सुनो, अभी मैंने कहा, अब बहुत जरूरी बात करने जा रहा हूं। इस बात को जो बच्चा जितना ध्यान से सुनेगा उतना ही परिपक्वता आएगी, उतनी ही इंटेलिजेंसी होगी, उतना ही ये चैप्टर समझ आ जाएगा जो अगले 5 मिनट में मैं समझाने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से समझिएगा। सुनो, मैं इस खाली जगह का यूज कर रहा हूं, इस खाली जगह में वो लिख दे रहा हूं जो इस चैप्टर की तकदीर है। सुनो, जब आपके पास प्रतिरोध होता था प्योर रेजिस्टेंस और आप यहां कोई वोल्टेज लगाते थे V, तो आप कहते थे गुरुजी ओम का नियम लगाऊंगा मैं, V बराबर IR। यानी कभी अगर V बाई R आया तो आप इसे I अर्थात एम्पियर यानी करंट बोल देते थे। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि ओम ने कहा था वोल्ट अपान ओम। वोल्ट अपान ओम जब होता था तो इसे ओम्स ने नाम दिया था एम्पियर, यानी विद्युत धारा के बराबर होता था। लेकिन मेरा एक सवाल है, अगर हमारे पास प्योर इंडक्टर है जिसमें किसी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है, और इंडक्टेंस की यूनिट, इंडक्टेंस को हमारी फिजिक्स में L लिखा जाता है, इंडक्टेंस को हमारी फिजिक्स में L लिखा जाता है, इंडक्टेंस को हमारी फिजिक्स में L लिखा जाता है, और मैं वही बैटरी, वही पावर सोर्स अगर वोल्टेज भी यहाँ लगा दूं और आपसे कहूँ बेटवा ओम्स ला लगाई दे यहाँ, तो का गुरुजी तो से ये कह रहे हैं कहूँ कि V बराबर IL हुई जाए। हाँ, यस नो में मैं आपका जवाब चाहता हूँ, V बराबर IL लिखा जा सकता है कि नहीं? आपका जवाब होना चाहिए नहीं। हम आपसे पूछेंगे क्यों नहीं, तो आप एक बहुत अच्छा सा जवाब हमें दीजिएगा कि गुरुजी वोल्ट अपान जब ओम होता है, वोल्ट अपान जब ओम होता है तभी ये एम्पियर अर्थात करंट होती है।
लेकिन यहाँ गड़बड़ा गया है, वोल्ट अपॉन हेनरी है, क्योंकि एल का मात्रक हेनरी होता है। हमने बता रखा है, पढ़ा रखा है, इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, तो एल की यूनिट हेनरी होती है। तो वोल्ट अपॉन हेनरी कभी एम्पियर नहीं हो सकता। तो ध्यान रखिएगा, यहां एक और शब्द लाना पड़ता है, ओमेगा। जब V अपान ओमेगा एल होगा, V अपान ओमेगा एल, जैसे रेजिस्टेंस के केस में जो काम यहाँ R करता है, प्योर इंडक्टर के केस में ओम का नियम लगाने के लिए यहाँ L वो काम नहीं कर सकता, ओमेगा एल काम करता है। और इस ओमेगा एल को हमारी फिजिक्स में नाम दिया गया एक्सेल, और इस एक्सेल का नाम हमारी फिजिक्स के टेक्निकल भाषा में, हिंदी में प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, अंग्रेजी में इंडक्टिव रिएक्टेंस। याद रखिएगा आज से कि प्योर इंडक्टर के केस में जैसे V बराबर IR में जो काम R करता था, वही काम प्योर इंडक्टर के केस में ओमेगा एल करेगा। आइए जरा मेरी तरफ नजर डालिए, ये हमने नहीं बताया है, ये खुद चिल्ला चिल्ला के अपना कैलकुलेशन करा के ओमेगा एल आया है। इस ओमेगा एल को हमारी फिजिक्स की भाषा में नाम दिया गया एक्सेल। इस एक्सेल को हमारी फिजिक्स ने नाम दिया प्रेरकीय प्रतिघात, और इस प्रेरकीय प्रतिघात का मात्रक भी ओम होता है। तो अगर हमारी फिजिक्स की थ्योरी के अनुसार V अपान ओम हो जाए, यानी वोल्ट अपान ओम हो जाए, और अगर ये V 0 है तो दुनिया कहती है कि मैं I 0 हूं। देखिए, वोल्ट अपान ओम ही करंट है, तो अगर ये V मैक्स है तो I मैक्स, तो ये V मैक्स अपान एक्सेल है तो I मैक्स। ये इंडक्टर का केस हो गया। इंडक्टर में बहने वाली करंट चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता रही है कि देखो मुझे भैया, देखो मुझे भैया, आप मुझे देखो, मैं वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे हूं। देख भैया, वो V0 साइन ओमेगा टी है, ये V0 साइन ओमेगा टी -π/2 है। मैंने फेज और फेज डिफरेंस वाले में लिखा है, और ये बात मैंने बताई है ठीक से। तो इस पिक्चर्स के हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से, वोल्टेज की इक्वेशन से, करंट की इक्वेशन, कितना डिग्री माइनस लगा है π/2, मतलब ये करंट 90 डिग्री पीछे है। तो आज से याद रखिएगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज से करंट 90 डिग्री पीछे होती है। भेजे में ठीक से दर्शा लीजिए, प्योर इंडक्टर के केस में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे होती है। तो आइए इसका वेवफॉर्म बनाते हैं आपके लिए। इसका वेवफॉर्म आपके लिए, वोल्टेज तो हमेशा स्टैंडर्ड बना दीजिए, कह दीजिए वोल्टेज की इक्वेशन V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। लेकिन करंट पीछे पीछे चल रही है बेटवा, करंट पीछे पीछे चल रही है। तो मालिक, हम आपको करंट पीछे होने का सही कंसेप्ट ओरिजिनल में इसीलिए अलग से बताए हैं। अब इतनी मेहनत शायद दुनिया में कोई शिक्षक करता हो आपके लिए जितनी मैं करने बैठा हूं। मैं हमेशा अपनी मेहनत के ऊपर गर्व करता हूं, मैं कभी से जी नहीं चुराता हूं, हमेशा आपके लिए खड़ा रहता हूं, लेकिन आप मेरे लिए नहीं खड़े होते हैं, इस बात का बहुत दुख है भाई। मैं इसकी बहुत अच्छी एनालिसिस करा चुका हूं। देखो, वोल्टेज ने पहली बार मैक्सिमा 90 पर पाया, लेकिन करंट ने पहली बार मैक्सिमा 180 पर पाया। तो करंट पीछे हो गई, वोल्टेज आगे हो गया, करंट पीछे हो गई, वोल्टेज आगे हो गया। कितने डिग्री? 90 डिग्री। तो ये इसका वेवफॉर्म हो गया, ये इसकी करंट इक्वेशन हो गई। एक और चीज बचती है जिसकी चर्चा भी मैंने करी थी, वो फेजर डायग्राम यानी वेक्टर डायग्राम। यही खाली जगह बना देता हूं, इसको हमारी फिजिक्स की भाषा में वेक्टर डायग्राम या फेजर डायग्राम कहा जाता है। फेजर डायग्राम, हमने कहा था करंट को हमेशा ऐसे ही बनाना और कुछ मत करना। कभी वोल्टेज साथ में मिल जाए तो आप कहना इसी के साथ साथ जा रहा है। वोल्टेज आगे मिले 90 डिग्री, तो वोल्टेज को ऊपर चढ़ाना मतलब आगे हो गया। वोल्टेज को ऊपर चढ़ा लेना तो कह देना वोल्टेज आगे।
देखिए वोल्टेज ऐसे खींच दोगे तो साथ साथ, वोल्टेज को ऊपर खींच दोगे तो वोल्टेज आगे, वो भी कितने डिग्री, ठीक 90 डिग्री। ये वेक्टर लाइन नीचे को खींच देंगे तो वोल्टेज पीछे 90 डिग्री। ये 3 केस वेक्टर डायग्राम में बने हैं और यही वेक्टर इस चैप्टर का इतिहास रच देगा, मेरी बात याद रखना। ये था मेरे प्योरली इंडक्टिव सर्किट का बिहेवियर। यहाँ सचान सर कुछ नहीं कर रहे हैं, जो यहाँ काम कर रही है वो गणित अपना काम कर रही है। गणित अपना बिहेवियर खींचते खींचते हमें यहाँ पर उसने ला खड़ा किया है, तो मैं क्यों मना करूं कि यहाँ करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे नहीं है। हाँ, एक और टॉपिक हमारा हो गया। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत काम हो रहा है। आज का आखिरी डेरिवेशन आप तक पहुंचाता हूं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कॉपी पर उतार लीजिएगा। जिन बच्चों को अपने से डेरिवेशन समझ में आ जाए वो बच्चे बिना वॉच करे, बिना रिवॉच करे, अपने इस डेरिवेशन को कॉपी पर उतारे। मेरी बात जिन बच्चों को एक बार में समझ आ गई हो इस चैप्टर की, रियली दे आर बेस्ट स्टूडेंट। जो बच्चे सिर्फ यह लेक्चर देख करके अपने इस चैप्टर का नोट्स बना सकते हैं, इस बात का मुझे पक्का यकीन है दुनिया में वो कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसको हटाता हूं। आज फिर एक नई कहानी से आपको जोड़ता हूं। आज किया वीडियो का आखिरी कंटेंट होगा। पता है ये पूरा मैंने आज के एक वीडियो में बना डाला था, मेरी पूरी मेहनत का सत्यानाश हो गया दोस्तों। हमने प्योरली रजिस्टिव का नेचर देखा। प्योरली रजिस्टिव के केस में हमने देखा हमारी वोल्टेज और हमारा करंट साथ साथ जा रहे थे। प्योरली इंडक्टिव में देखा मेरी करंट मेरे वोल्टेज के पीछे पीछे चल रही थी, मतलब वोल्टेज आगे आगे करंट पीछे पीछे, और भी कितने डिग्री बोला था 90 डिग्री। आइए एक और चीज, आज का आखिरी, ये तीसरा सर्किट हमारी फिजिक्स में ऐड किया जाएगा। थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक चल रहा है, होल टॉपिक चल रहा है एसी सर्किट्स। ये मेरा तीसरा है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। अब आइए हमारे साथ चलते हैं, इसका बिहेवियर देखते हैं। मेरा वो पुराना कैपेसिटर, मेरा प्यारा कैपेसिटर यहां आ गया, और वो मेरा प्यारा कैपेसिटर आज बैटरी नहीं लगवा रहा है। बोला आज मेरे बैटरी मत लगाओ यार, आज मेरे एसी लगा के देखो देखो मैं क्या करूंगा। मेरा प्यारा कैपेसिटर कह रहा है आज भैया मेरे बैटरी मत लगाओ यार, मेरे आज एसी लगाओ ना, देखो इसका टेस्ट कैसा होता है। जरा देखो इसके एसी लगा के एसी का टेस्ट कैसा दिखाएगा, अभी आपको बताएगा। वैसे इसका काम है एनर्जी को स्टोर करना, लेकिन आज इसके इनपुट पर डीसी की बजाय एसी लगाओगे और मैं इसका बिहेवियर दिखाता हूं कि क्या होने वाला है। तो सुनो भैया, तू वोल्टेज तो यही लगाया, V बराबर V0 साइन। अब एम में करंट कौन बन जाए, करंट कहाँ हो जाए, ये अभी भविष्य के पेट में बा। जब हम इसकी एनालिसिस करेंगे, इसकी मैथमेटिक्स तोड़ेंगे, तो एक फिर से परिणाम आएगा। वही 3 परिणाम जो आज मैंने पढ़ाए हैं, इस चैप्टर की दशा और दिशा पलटने में कामयाब होंगे। दुनिया का सबसे, फिजिक्स के चैप्टर का सबसे टफ टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। आइए, आप तो पढ़े लिखे विद्वान आदमी हैं, जब कैपेसिटर पढ़े थे आप तो खूब पढ़े थे गुरुजी, Q बराबर CV, Q बराबर CV पढ़े थे। बोले हाँ गुरुजी खूब पढ़े थे। तो आज कैपेसिटर वाला ही आए हो बेटा, तो Q बराबर CV नहीं लगाइएगा। चलो मालिक C तो तुम्हारा आज C ही है। पहले पुराने जमाने में जब तुम V होत रहा तो कहते 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 14 वोल्ट। आज जो आपका V है वो V नहीं है, V0 साइन ओमेगा टी है। आप याद रखें, अपनी मर्यादा का ख्याल रखें कि आपने जो वोल्टेज लगाया है वो 10, 4, 14, 27 वोल्ट नहीं लगा दिया है कि डीसी लगा दिया है। आज आपने इस कैपेसिटर के इनपुट पर एक V बराबर V0 साइन ओमेगा टी लगाया है, और ये चार्ज की इक्वेशन है। आप क्या चाहते हो, आप काहे के चक्कर में आए हो। बोले गुरुजी आप वोल्टेज लगाए रहे, हमका करंट चाहिए। गुरुजी आप वोल्टेज लगाए थे, हमको करंट चाहिए। अबे तो तुमको रोका कौन है रे,
Q बराबर तैयार हो। और तुमको तो मैंने इतनी बढ़िया फिजिक्स पढ़ाई है कि आप इसी जगह डिसीजन लेने के लिए कैपेबिलिटी रखते हो, क्योंकि आपको तो पता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। दुनिया की कोई ताकत इस फॉर्मूले को रोक नहीं सकती, आप तो यही जानते हो। तो गुरुजी अब हम क्या करें? हम कहा बेटा बहुत छोटा काम है राजा बेटा, डिफरेंस जैसे दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले सकते थे, ऐसे दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लेने का विधान भी तो हमारी गणित बताती है। और कैलकुलस के तो मास्टर हो चुके हो। देख dq बाई dt को मेरा बच्चा आई बोलेगा आज से। इस t के रेस्पेक्ट में सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा, बाकी लोग कांस्टेंट होंगे। v0c साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हर बच्चे को पता है, कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा। हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे बिल्कुल ना घबराएं। मैं हर बच्चे अपने बायोलॉजी वाले बच्चे का कमेंट चाहूंगा कि उनको ये डिफरेंशिएशन का स्टेप याद हो गया है। आज वो भी डंके की चोट के साथ कह सकते हैं गुरुजी मुझे भी पता है कि डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा होता है। बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल आप बराबर टक्कर देंगे। ये गणित वाले तो बहुत बहुत गधा हैं, हमारे होशियार तो हमारे बायोलॉजी वाले बच्चे हैं। डी बाई डी टी सबको डॉक्टर बनाऊंगा मैं, अपने बायोलॉजी वाले बच्चे की, हर बच्चे की कसम है, सबको डॉक्टर बना के छोड़ूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे डॉक्टर देश में चाहिए जो इस देश का इतिहास बदल सकते हो। डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी, उसके लिए सोच चाहिए, कास ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सुनो बाबू, थोड़ी बात मानोगे मेरी? मैं बहुत जुगाड़ वाला आदमी हूं, सही बताऊं। कौनो गलती करूं हो तो बताना। अरे मालिक, ये ओमेगा सी एक साथ रहा। अरे ऐसे लिख ले बेटवा, v0 ये ओमेगा तो कांस्टेंट आएंगे, ओमेगा 0 सी और कास ओमेगा टी। तो जो ओमेगा 0 सी यहां लिखा है, इसको मैं 1 अपान ओमेगा 0 ओमेगा 0 नहीं, सिर्फ ओमेगा। ए भैया गणित तो लोग जाना था, इस सर्वा फिर ऊपर बैठ जाए। हम जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ और नहीं। सुनो, अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने इस जगह इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण बात लिखी थी, मैं उस बात को फिर से रिपीट करना चाहता हूं। आप समझ रहे हैं ये ऊर्जा मैं क्यों खर्च कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये चैप्टर तुम्हें सिखाना है। मैंने कहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये रेजिस्टेंस है, और अगर हम यहां किसी प्रकार का वोल्टेज लगाएं तो आप कहते हैं गुरुजी ओम का नियम लगाएं। हम कहते हैं बेटा खूब लगाओ, खूब बढ़ो, खूब पढ़ो। तो V अपान आर को हम लोगों ने I कह डाला, क्योंकि R का मात्रक ओम था, यानी कुल मिला के वोल्ट अपान ओम होने पर ही एम्पियर बनेगा। फिर हमने अभी थोड़ी देर पहले तुमको इंडक्टर पढ़ाया। इंडक्टर के केस में हमने कहा इंडक्टर का इंडक्टेंस हमारी फिजिक्स की भाषा में L होता है और इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। और हमने कहा बेटा अगर इसमें वोल्टेज V अप्लाई करें हम और आपसे कह दें ओम का नियम लगाओ, तो क्या आप V बराबर IL लिख सकते हो? तो आपका जवाब होगा नो, कदापि नहीं लिख सकता। मैं पूछूंगा बेटा क्यों नहीं लिख सकते हो? बोले गुरुजी आपका दिमाग पगला गया है क्या? यल का मात्रक हेनरी होता है, और आप ही बताते हैं कि वोल्ट अपान ओम होने पर ही एम्पियर होगा, वोल्ट अपान हेनरी कभी एम्पियर नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने आपको बताया कि बेटा एल नहीं, यहाँ एक्सेल आता है एक आइटम, जिसमें एक्सेल की वैल्यू ओमेगा एल के बराबर होती है। ये ओमेगा एल की वैल्यू एक्सेल के बराबर होती है, कभी एक्सेल ओमेगा एल नहीं था। मैं आज राज खोलता हूँ, वो ओमेगा एल आया था तो उसको मैंने एक्सेल कहा था। इसको इसका मात्रक ओम होता है। फिजिक्स की भाषा में इसको कहा गया इंडक्टिव रिएक्टेंस या प्रेरकीय प्रतिघात। इन शब्दों को जो समझेगा वो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगाएगा, नहीं भेजे में शब्द ही नहीं घुसेंगे, न्यूमेरिकल क्या लगाओगे? सुनो आओ बेटा, तो अब अगर V बाई एक्सेल करता तो पक्का I होता। लेकिन अब बात आती है कैपेसिटर की। अगर मेरे पास एक कैपेसिटर होता और मैं आपसे कहता यहाँ एक वोल्टेज लगाओ, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, और पुनः मैं आपसे वही प्रश्न करता, तो क्या बेटा V बराबर IC लिख दें ओम के नियम की तरह? तो कहते गुरुजी आप सनक गए हैं क्या, फालतू बात बार बार करते हैं? आप बोलते कि नहीं बोलते ऐसे? अगर आप क्लास में बैठे होते मेरे सामने तो आप कहते आप सनक गए हैं, बार बार उल्टा पुल्टा बात कर रहे हैं। आप कभी हमको वोल्ट अपान फेरेड, कभी एम्पियर बताया ही नहीं है आपने। कभी वोल्ट अपान फेरेड एम्पियर हो सकता है? वोल्ट अपान फेरेड करंट बन सकता है? नो।
तो इसकी जगह पर आया एक शब्द एक्ससी। एक्ससी नहीं आया, वास्तव में आप देखने में लगे होंगे ये जो 1/ωc है यही सर्वा एक्ससी है। यहाँ पर एक शब्द आया जो इसका मात्रक ओम होता है एक्ससी, जो 1/ωc था, यानी 1/ωc जो मैंने इधर जुगाड़ करके बैठाया था उसका नाम एक्ससी आया। इसका नाम एक्सेल था, इसका नाम एक्ससी हुआ, और एक्ससी को फिजिक्स की भाषा में कहा गया कैपेसिटिव रिएक्टेंस, प्रेरकीय प्रतिघात। इसका मात्रक भी बाबू लोग ओम था, वोल्ट अपान ओम फिर से एम्पियर हुआ। तो अगर ये V मैक्स था तो ये I मैक्स हुआ। आइए मेरे साथ, आपकी जो करंट की कहानी चल रही है वो करंट की कहानी सचान सर की जुबानी I बराबर I V मैक्स अपान एक्सएल हो गया है। और हमने कहा V मैक्स अपान जब एक्ससी होगा जो कि 1/ωc होता है वो I0 के बराबर होगा। आइए, और ये लिखा है cos ωt। मेरा मन कर रहा है, मेरी दिल में तमन्ना है कि मैं आपसे कहूं कि sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे गुरुजी cos थीटा होता है। मैं आपसे पूछूंगा sin 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो बोलेंगे बच्चे हमारे गुरुजी cos थीटा होता है, cos थीटा होता है। तब मैंने कह दिया आज कि देख लो आंखें खोलकर दोस्तों, इस कैपेसिटर में बहने वाली करंट इसके अप्लाइड वोल्टेज से आगे हो गई है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, V बराबर V0 sin ωt है, तो इसे भी sin ωt में लिखूं तो इस ट्रिग्नोमेट्री को मैं पावर 8 करूं तो cos 90 प्लस थीटा भी sin 90 प्लस थीटा भी cos थीटा ही होता है। तो ωt प्लस π/2 चिल्ला चिल्ला के बता रही है देखो मुझे, मैं आगे हो गई। मतलब यहाँ पर बहने वाली धारा इस वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है। आज के बाद याद रखना, इंडक्टर के केस में आपको याद है इसकी इंडक्टर की करंट वोल्टेज से पीछे हो गई थी, कैपेसिटर की करंट वोल्टेज से आगे हो गई है। वो अभी कितने डिग्री? ठीक 90 डिग्री। तो अब बेटवा हमारे वेव फॉर्म बनवाए दे कि ना बनवाए दे? देखा, सब राजा बेटा लोग खूब जोरदार वेव फॉर्म बना सकते हैं। ये तो हमारा बेचारा वोल्टेज है क्योंकि V बराबर V0 sin। अब करंट ये बेटवा आगे हुई गए, तो आपको करंट आगे का कंसेप्ट हमने पिछली लेक्चर में बताया है, मैं कुछ और नहीं बता पाऊंगा। मेरी ऊर्जा धीरे धीरे करके समाप्त हो गई। रात के 8:30-9 बज रहे हैं धीरे धीरे। लीजिए, ये मेरी वोल्टेज की इक्वेशन थी V बराबर V0 sin ωt। मेरी करंट की इक्वेशन जो यहाँ शो हो रही है वो I बराबर I0 sin ωt प्लस π/2 से रिप्रेजेंट की जा रही है, आगे हो गई है। इसका मतलब मैं इसकी आखिरी कंसेप्ट अर्थात फेजर डायग्राम अर्थात वेक्टर डायग्राम बनाऊं, तो मैंने तो अपने बच्चों को कहा है कि करंट को हमेशा यही रखना। वोल्टेज साथ साथ चले तो इसके पैरेलल रख देना, वोल्टेज आगे हो जाए तो ऊपर कर देना, वोल्टेज पीछे हो जाए तो नीचे कर देना। तो इनडायरेक्ट तरीके से हम ये तो कह सकते हैं कि करंट अगर आगे है तो वोल्टेज पीछे होगा, नहीं, अगर यहाँ करंट आगे है तो वोल्टेज पीछे होगा। तो वोल्टेज को जब मैंने आगे शो किया था तो ऊपर ले गया था, अब वोल्टेज पीछे हो गया तो नीचे ले जाऊंगा। यानी जो कैपेसिटर का वेक्टर डायग्राम है वो जो VC है वो अपने अंदर फ्लो होने वाली करंट से 90 डिग्री पीछे होता है। अगर करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे है तो मालिक वोल्टेज वह करंट से 90 डिग्री पीछे होगा, इसमें इतनी कौन सी बात है। तो उम्मीद करता हूं मेरे बच्चों को ये टफ सी कंसेप्ट, ये बहुत टफ होती है, बहुत कठिन चीज इस चैप्टर की मैंने आपको पढ़ाई, बहुत मेहनत करनी पड़ गई मुझे। अपने बच्चों को ये जो कठिन चीज मैंने आज पढ़ाई है ना, अगर आप मेरी बात दिल से स्वीकार लेते हो और दिल से वीडियो देख करके दिल से कमेंट करते हो, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी करना, अगर मेरी मेहनत की कदर करते हो, आप देख रहे होंगे ये पसीना मेरी शर्ट को अलग रंग में ला चुका है, इसकी कदर कर लेना और कुछ नहीं कहना चाहता।
फिर भी समझ ना आए तो एक बार सिर्फ मुझे आवाज़ दे देना, दबे ही स्वर में सही, कि गुरुजी मुझे समझ नहीं आया, तो मेरे पास और भी तरीके मौजूद हैं आपको इसे सिखाने के। लेकिन कह के तो देखना एक बार। अब जिन बच्चों ने ये तीनों की प्योर एनालिसिस, यानी प्योरली रजिस्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, प्योरली इंडक्टिव, टफेस्ट मोस्ट चैप्टर है ये, जिसको ये बात समझ में आ गई है, वो इस चैप्टर में आगे का क्रम, जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा, नेक्स्ट वाली क्लास लगेगी, उसमें रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर को कंबाइन करके दिखाएंगे कि बिहेवियर कैसा होगा वोल्टेज करंट का। रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटर को कंबाइन करके दिखाएंगे, इसका बिहेवियर कैसा होगा। अगले एपिसोड में कैपेसिटर के साथ इंडक्टर को कंबाइन करके दिखाऊंगा, बताऊंगा बिहेवियर कैसा होगा। और आखिरी और सुपर डुपर कंसेप्ट आपको रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एक साथ लगा के दिखाऊंगा। सर्किट क्या गुल खिलाता है, सर्किट आपको क्या सिखा सकता है, ये चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है। एक एपिसोड का इंतजार करें, यानी इसके अगले एपिसोड में आपको खूबसूरत सा ये कंसेप्ट आपको जरूर दूंगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट, आज की सुबह की गुड मॉर्निंग, थैंक यू।